हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकी टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल डिस्कशन फॉर 12th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, द हिंदू के अंदर आज एक अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है दैट टॉक्स अबाउट साइबर थ्रेट्स। तो इसके बारे में हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं कि एक्जैक्टली साइबर थ्रेट्स को किस तरीके से डील किया जा सकता है, गवर्नमेंट अभी कौन कौन सी प्लानिंग कर रही है, इन सब चीजों को समझेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज नॉट फ्रॉम ओनली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज एक्चुअली फ्रॉम द ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम ग्लोबल लेवल पे समझेंगे एक्जैक्टली जो साइबर थ्रेट है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कितनी ज्यादा ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। एंड सेकंड जो हमें बात करनी है दैट इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, जहां पर एक द जॉब्स क्राइसिस करके एक एडिटोरियल आया हुआ है दैट टॉक्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने बोला है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट हैज डिक्रीज्ड टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, मतलब पैंडेमिक से पहले जितना अनएम्प्लॉयमेंट था वहां पर पहुंच चुके हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आप जॉब्स को चेक करेंगे तो हमारी जॉब ग्रोथ जो हुई है वो ज्यादा हुई नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने के बावजूद हमारा जो जॉब ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है एक्जैक्टली हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो बाकी एडिटोरियल्स है वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देखिए दिस वन टॉक्स अबाउट कुछ इस्लामिक लॉज के बारे में बात करता है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा दिस वन टॉक्स अबाउट यूपी का पॉलिटिक्स, दिस वन टॉक्स अबाउट पंजाब का जो इलेक्शन हो रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। एंड जो दिस वन है, जो ये वाला एडिटोरियल है, दिस टॉक्स अबाउट को रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने 82 कंट्रीज जो एट रिस्क कंट्रीज थी उनके पैसेंजर्स को यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि टूरिज्म वगैरह के लिए वो इंडिया में आ सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ आरटीपीसीआर। राइट, उनके पास अगर सिंपली 2 डोज अगर कोविड वैक्सीनेशन का है उनके पास तो वो सिंपली इंडिया के अंदर आ सकते हैं। तो इसके बारे में बात करता है। तो दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारे लिए हैं, फर्स्ट टॉक्स अबाउट साइबर थ्रेट्स एंड सेकंड टॉक्स अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट बट विदाउट ग्रोथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पहला जो एडिटोरियल है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर थ्रेट्स के बारे में, इसको हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जाता है कि जो साइबर थ्रेट है ऑल्दो एक बहुत ही नया फिनोमिना है। ठीक है, देखिए अगर पिछले 5-10 सालों में देखेंगे तो इसी टाइम ये साइबर थ्रेट्स यहाँ पर ज्यादा इमर्ज होना स्टार्ट हुए हैं, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। जहां पर साइबर अटैक्स को ये डायरेक्टली टेररिज्म से कंपेयर करते हैं, बिकॉज बोथ जो साइबर अटैक होता है एंड जो टेररिज्म होता है बोथ हैव द कैपेबिलिटी टू टेक अवे आवर लिबर्टी एंड फ्रीडम, हमारी लिबर्टी एंड फ्रीडम के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। अब जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल लेवल पे सबसे पहला जो साइबर अटैक हुआ था जो कि बहुत ही मेजर था, दैट वाज इन 2010 जब ईरान के वन ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक हुआ था। एंड दैट वाज डन बाय वॉर्म, यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक टाइप का ये स्पाईवेयर था जो कि स्टक्सनेट वॉर्म नाम का एक चीज था, यानी कि एक टाइप का वायरस था जो कि उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर लॉन्च कर दिया गया था। उसके कारण ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑलमोस्ट 2 सालों तक बंद रही थी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इतना ज्यादा डैमेज कॉज कर दिया था इस पर्टिकुलर वॉर्म ने। उसके बाद 2010 के बाद 2012 के अंदर फिर से माना जाता है कि ईरान ने, मतलब इस बार ईरान ने क्या किया, सऊदी के एक ऑयल कंपनी यानी कि अरामको नाम का एक ऑयल कंपनी सुना होगा, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से एक है। इस अरामको ऑयल कंपनी के ऊपर डायरेक्टली टारगेट किया और इसके अंदर 30,000 कंप्यूटर्स के ऊपर जितना भी डेटा था ऑयल से रिलेटेड वो सारा का सारा डेटा इन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये देखिए कंफर्म नहीं है कि ईरान ने किया था, बट इसके ऊपर ऑब्वियसली ईरान का ही डायरेक्टली वो हो जाता है, शक जाता है। ठीक है, तो माना जाता है कि शायद हो सकता है कि ईरान ने किया हो, बट द पॉइंट इज कि जिसने भी किया है कि सऊदी की ऑयल कंपनी का जो अरामको का जो ऑयल कंपनी है उसके अंदर जाकर उसके 30,000 कंप्यूटर्स का सारा डेटा इन्होंने वाइप आउट कर दिया। थर्ड, उसके बाद क्या होता है, ईरान फिर से मतलब ईरान के ऊपर फिर से एलिगेशंस लगाए जाते हैं कुछ ही मतलब 2012 के अंदर ही कुछ हफ्तों बाद कि इस बार कतर के ऊपर एक रास गैस नाम की एक और नेचुरल गैस की कंपनी थी उसके ऊपर भी अटैक किया और उसका भी उन्होंने काफी सारा जो डेटा वगैरह था वो सब वाइप आउट कर दिया। द पॉइंट इज कि अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि लगातार 2010 से लेकर के लगातार जो हमारे साइबर थ्रेट्स है वो सब इमर्ज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने बस 3 एग्जांपल्स दिए हैं, बट एक्चुअली वो ये शो करना चाहते हैं कि कितने फ्रीक्वेंटली हो रहा है। देखिए 2010 के अंदर ईरान पे अटैक करता है एंड विद इन 2 इयर्स ईरान ने 2 बहुत बड़े अटैक कर दिए यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के ऊपर। तो एक्चुअली ये शो करना चाहते हैं ऑथर कि ईरान भी कैपेबल है और बाकी कंट्री भी कैपेबल है, एवरी सिंगल कंट्री इज कैपेबल। बिकॉज देखिए साइबर थ्रेट के लिए नहीं आपको यहाँ पर रॉकेट चाहिए, नहीं आपको मिसाइल चाहिए, ना ही कुछ और चाहिए। यू कैन सिंपली सिट इन योर होम और वहां से आप किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन का जो जितने भी सीक्रेट्स वगैरह है उसके ऊपर खतरा डाल सकते हो। राइट, तो अब देखिए हुआ क्या, जब ईरान ने ये सब करना स्टार्ट हुआ तो इसके कारण जो यूएस है वो काफी ज्यादा प्रोवोक हो गया और यूएस ने बोला कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के ऊपर एक न्यू टाइप का खतरा आ रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर खतरा जो है जो कि साइबर थ्रेट था उसको यूएसए ने एक नया नाम दिया। दैट थिंग वाज कॉल्ड एज साइबर पर्ल हार्बर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि पर्ल हार्बर क्या होता है। देखिए वर्ल्ड वॉर टू में क्या था, पर्ल हार्बर नाम का एक प्लेस था जो कि यूएसए का एक बेस है, यूएसए का एक नेवल बेस था। ठीक है, इस यूएस के नेवल बेस के ऊपर जापान ने अटैक कर दिया था, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था तो पर्ल हार्बर जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, जापान के अटैक होने के कारण, और यही एक्चुअली वो इंसिडेंट था जिसके बाद यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कूदता है। ठीक है, जंप करता है। पॉइंट इज कि यहां पर उन्होंने पर्ल हार्बर का साइबर फॉर्म का इसको नाम दिया कि जो ईरान कर रहा है वो बेसिकली पर्ल हार्बर का साइबर फॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरी की पूरी वर्ल्ड लेवल पे जो साइबर सिक्योरिटी वाली चीजें हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के डेकेट्स वगैरह मतलब लगातार चलते जा रहे हैं, ईयर बाय ईयर आ रहा है, हम यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
और यूएसए बहुत चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट इज कि यूएसए ने देखिए ये बोल तो दिया कि पर्ल हार्बर का मतलब वो होने वाला है, अटैक होने वाला है, साइबर अटैक बहुत बड़ा कोई अटैक प्लान कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि ऐसे अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे वेज मीन्स ये सब ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज अपना प्लॉट लूज कर गए। देखिए जब भी आपको साइबर सिक्योरिटी से डील करना होता है ना, तो ऑलवेज गो फ्रॉम स्मॉल टू बिग स्टेप्स। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे बड़े स्टेप को आप सबसे पहले वो कर देंगे, फिनिश कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्मॉल पे आएंगे। ऐसा नहीं होता है कभी भी। हमेशा आपको छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बाद धीरे 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 आप ऐड कर करके आप जो बिग कंपनीज है, जो बिग साइबर जो डेटा फ्रॉड्स है, उन सब तक पहुंच सकते हैं। बट यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने डायरेक्टली जो सबसे बड़ी कंपनी थी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम पर्ल हार्बर का जो साइबर अटैक है, मतलब बेसिकली मतलब डायरेक्टली इसके साथ उन्होंने उसको कंपेयर कर दिया और बोला कि हम उस लेवल का जो हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं, उस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी को हटा दें। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि जो बड़ा कंपनी था वो तो हटा नहीं, मतलब जो बड़ी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स थी वो सब तो हटी नहीं, इसके अलावा जो छोटी छोटी थी वो सब भी नहीं हट पाई। ठीक है, पॉइंट इज कि ये चीज एक चीज जो देखा गया है पिछले कुछ सालों में, ऑथर ये बोलते हैं कि देखिए पिछले कुछ सालों के अंदर साइबर थ्रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आ गए हैं, बट इसके बावजूद जो हमारा मेथड ऑफ रिस्पॉन्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। और देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना हमेशा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सिंपल वर्ड्स में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आप खुद को टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आपको एग्जांपल देता हूं नोकिया का। देखिए नोकिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड टिल 2000, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स था 2000 तक, लेकिन इसने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया, इसने अपना मॉडल चेंज नहीं किया। इट स्टिल स्टक टू द जो हार्डवेयर मॉडल, जो छोटा वाला मॉडल होता था उसके ऊपर स्टक किया उसने। उसको ऐसा लगा कि ऑल दो डिफरेंट कंपनीज आ रही है, जो एयरटेल आ रही है, जो डिफरेंट टाइप की कंपनीज आ रही है, ऑल दो वो अच्छे मॉडल्स बना सकती है, बट नोकिया हम लोगों को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बट द पॉइंट इज कि जो लोग हैं उन्होंने रिलायबिलिटी को चूज नहीं किया, दे एक्चुअली चूज एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, इन सबको चूज करना स्टार्ट कर दिया और इनके मॉडल्स को चूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड नोकिया वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये चीज एक्चुअली ये बताने के लिए था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, आपको चेंज करते रहना होता है हमेशा। सिमिलरली देखिए 2010 के अंदर जो साइबर थ्रेट्स का जो इशू था, उस टाइम आप जिस तरीके से उसको फाइट करते थे, आपको यहाँ पर अपने आप को लगातार चेंज करना है, बिकॉज हम 2022 के अंदर है। अभी के टाइम में जो साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं वो सेम साइबर थ्रेट्स नहीं होने वाले हैं जो कि 2010 के अंदर हो रहे थे। हमें लगातार खुद को इमर्ज करना है। देखिए एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, 2021 के अंदर यूएसए का एक कंपनी है, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल पाइपलाइन नाम की कंपनी है, उसके ऊपर सोलर विंड्स नाम की कंपनी है। इन दोनों ही बेसिकली कंपनीज के ऊपर कहीं ना कहीं साइबर अटैक होता है और माना जाता है कि दिस साइबर अटैक्स कॉज्ड वेरी वेरी बिग फाइनेंशियल लॉस टू यूएसए, एंड जो आसपास की कंपनीज थी उन सबको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ऑथर यहां पर बोलते हैं देखिए ऑल्दो यहां पर लॉस तो काफी ज्यादा हुआ, बट दिस वाज जस्ट अ टिप ऑफ द बिगर आइसबर्ग। मतलब ये तो बहुत बड़े पहाड़ का एक सिंपल एक टिप था, मतलब आप हम नीचे तो पहुंचे नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी अटैक थी अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे। ऑल्दो उसने यूएस की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्रम्बल कर दिया, इस पर्टिकुलर दो अटैक्स ने बहुत सारा डेटा इनका पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया। बट पॉइंट इज कि ये तो कुछ भी नहीं था, और भी बहुत सारा हो सकता है। नाउ अगर हम एक एस्टिमेट लेने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली कितना हमें कॉस्ट होता है दिस साइबर सिक्योरिटी कारण, साइबर थ्रेट्स के कारण, तो माना जाता है कि 2020 के कारण ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इतना लूज हुआ था हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को, $1 ट्रिलियन। और माना जा रहा है कि 2021 से आते आते, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पिछले साल का जो डेटा है जब तक वो आएगा, माना जा रहा है कि अराउंड 3 ट्रिलियन से लेकर 4 ट्रिलियन तक का लॉस हमें हो सकता है। नो दिस इज द काइंड ऑफ लॉस दैट वी आर फेसिंग। मतलब इतना हमें देखिए, इतना तो सिर्फ इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारा सोशल लॉस, पॉलिटिकल लॉस, बहुत सारा डेटा का लॉस, ये सब लॉस तो अलग से हो रहा है। उन सब चीजों को हमें अलग से ध्यान देना ही होगा। देखिए अगर आप पिछले 2 साल देखेंगे, 2020, 2021, अभी के टाइम में कोविड के कारण ऑलमोस्ट सब चीजें बंद हो गई थी। बंद होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे वो अपने अपने घरों के अंदर थे, अपने अपने घरों के अंदर जाकर वो ऑनलाइन मीडियम का यूज कर रहे थे, राइट। किसी भी चीज के लिए वो लोग ऑनलाइन मीडियम का यूज कर रहे थे। और इस पर्टिकुलर पिछले 2 सालों के अंदर जो डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बिकॉज देखा गया साइबर सिक्योरिटी का जो लेवल है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, और जो साइबर थ्रेट्स वगैरह हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। द पॉइंट इज कि साइबर थ्रेट्स तो इंक्रीज हो गए, बट हमने जो अपनी जो मेथड्स थे, जिस तरीके से हम उनको फाइट करते थे, वो हमने चेंज नहीं किया अभी तक। हमें लगातार इवॉल्व करना है, लगातार अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते रहनी है। तो पॉइंट इज कि जितना हमें यहाँ पर ड्रग्स के कारण जितना हमें घाटा होता है, जितना हमें लूज होता है ग्लोबल इकोनॉमी को, माना जा रहा है कि उससे भी ज्यादा लॉस हमें साइबर क्राइम के कारण हो सकता है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान समझिए, साइबर क्राइम आगे जाकर इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस कर सकता है जितना हमारा ड्रग्स, सारे के सारे ड्रग्स कंबाइन करके नहीं करते हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ठीक है, तो आपको समझिए इसमें हमारे 2022 यानी कि जो नया ईयर हम यहाँ पर आए हैं, इसके अंदर माना जा रहा है कि साइबर थ्रेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स, सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है। बोथ जो प्राइवेट कंपनीज है उनके लिए भी और जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके लिए भी, दोनों के लिए, और पूरे के पूरे ग्लोब में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज के अंदर। पॉइंट इज कि साइबर थ्रेट एक बहुत ही बड़े थ्रेट की तरह यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। आपने ये चीज डेफिनेटली सुना होगा दैट डेटा इज गोल्ड, या फिर डेटा इज द न्यू करेंसी। सिंपल वर्ड्स में देखिए, आपको एक चीज लाइन याद रखनी है, डेटा इज द न्यू करेंसी। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी तक हम करेंसी को यूज करते थे, हम नोट्स को, मनी को, जो कॉइन्स हैं, इन सबको
यूज करते थे डिफरेंट चीजों को खरीदने के लिए। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा के अंदर इन्वेस्ट करती है, डेटा के अंदर वो अपना बिजनेस करती है। एक पर्टिकुलर कंपनी उनको कुछ डेटा प्रोवाइड करती है, बदले में दूसरी कंपनी उनको कुछ डेटा प्रोवाइड करती है। पॉइंट इसके डेटा अभी के टाइम में गोल्ड के बराबर है, और एक्चुअली डेटा तो गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज एवरी सिंगल कंपनी इज रनिंग बिहाइंड द डेटा। अगर उनके पास डेटा होगा तो किसी भी तरीके से अपना प्रॉफिट कमा ही लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब समझना है। और अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा अटैक होते हैं वो इसी डेटा के ब्रीच पे हो रहे हैं। बहुत सारी फिशिंग हो रही है जहां पे गलत तरीके से आपके डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं, बेसिकली आपके कंप्यूटर को हैक करके आपसे पैसे वगैरह माने जा रहे हैं। पॉइंट इज कि इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, साथ में जो बहुत सारा डेटा का लॉस हो रहा है, बहुत सारा फिजिकल लॉस हो रहा है, बहुत सारा सिक्योरिटी का लॉस हो रहा है। एवरी सिंगल थिंग इज अमाउंटिंग यहाँ पर, ठीक है। और माना जा रहा है कि देखिए ऑल्दो हम पिछले 2 साल से कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम में है, बट अगर साइबर सिक्योरिटी और मतलब इंक्रीज नहीं हुई और साइबर थ्रेट अगर यहां पर इंक्रीज हो गया, तो माना जा रहा है कि कोविड के कारण हमने जितना यहां पर लॉस सहा है ना, उससे भी ज्यादा यहां पर लॉसेस जो है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यहां पर हमें साइबर सिक्योरिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। आपको एक चीज समझना होगा, साइबर सिक्योरिटी जो है देखिए ऑल्दो देखा गया है कि साइबर थ्रेट्स वगैरह कुछ बड़े कंपनीज के ऊपर अटैक करते हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है। जैसे हमने देखा पीछे कुछ यूएस की कंपनीज पे, कुछ ईरान की कंपनीज पे, कुछ सऊदी की कंपनीज पे, कुछ कतर की कंपनी पे अटैक हुए हैं। बट द पॉइंट इज कि मेजॉरिटी ऑफ द साइबर अटैक्स दे आर डायरेक्टेड एट स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा अटैक होता है। और स्टडीज ये बताती हैं कि अगले कुछ सालों तक यही ट्रेंड होने वाला है। इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे बिजनेस है उनके ऊपर ज्यादा अटैक हो रहा है एज कंपेयर टू द बड़ी कंपनीज। देखिए जो बड़ी कंपनीज होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रॉपर्ली सिक्योर रखती है, अपने सारे सिस्टम के आसपास एक फायरवॉल रखती है, ठीक है। बट जो छोटी कंपनीज होती है ना, वो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, उसके कारण ये बहुत ही इजी टारगेट बन जाती है। और अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टारगेट कौन सा हुआ है, कौन से सेक्टर्स यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर टारगेट हुए हैं, दीज आर हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट्स। ये सब वो डेटा है, स्पेशली देखिए ये सब कौन से, ये सब स्मॉल एंड मीडियम वाले पार्ट में, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, वो जो कि हेल्थ के अंदर काम कर रही है, वो जो एजुकेशन के अंदर काम कर रही है, वो जो रिसर्च के अंदर काम कर रही है, कम्युनिकेशन के अंदर काम कर रही है, या फिर जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। देखिए आपने हेल्थ केयर रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा, आपने इसके बारे में इसलिए नहीं ज्यादा सुना है बिकॉज ये बहुत ही कम पब्लिक में आते हैं, मतलब ये चीजें ज्यादा मालूम नहीं चल पाती है। बट ऑथर का बोलना ये है कि कभी ना कभी हेल्थ केयर अटैक्स होने के कारण आपको हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा रहना पड़ा होगा। मतलब क्या, इसका सिंपल सी बात है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का जितना भी डेटा है उसको अगर मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली उसको इस तरीके से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उसको भले ही वो ठीक हो जाए बट उसके बावजूद भी उसको हॉस्पिटल में रहने के लिए दिया जाता है। बेसिकली डेटा गलत यहाँ पे शो किया जाता है, बहुत सारा यहाँ पर रिपोर्ट्स है उसको गलत शो किया जाता है। द पॉइंट इज कि आपके प्रोसीजर्स एंड टेस्ट को डिले कर दिया जाता है, टाइम से मतलब नहीं दिया जाता है। आपकी जो पेशेंट की मोर्टेलिटी वगैरह होती है, मतलब जो लोग यहाँ पर जिनकी यहाँ पर डेथ मतलब कॉज हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये सब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। देखिए हेल्थ केयर का जो रैंसमवेयर है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स राइट नाउ। हम इसे ऑल्दो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो देखिए हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कॉस्ट वगैरह की बात करते हैं कि $1 ट्रिलियन या फिर $3 ट्रिलियन कितना का यहाँ पर लॉस होने वाला है। बट एक तरफ आपको ध्यान रखना होगा, ये देखिए ये जितने भी बड़ी कॉस्ट है वो तो चलो ठीक है बिग कंपनीज को होने वाली है, बट द पॉइंट इज कि अभी के टाइम में कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फुल्ली प्रूफ होकर ये नहीं बोल सकती कि हम पूरी तरीके से इम्यून है, हम पूरी तरीके से सिस्टमैटिक वे से इम्यून है कि हमें हमारे ऊपर साइबर अटैक नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं बोल सकती है। अभी के टाइम में प्रिवेंटिव हमें एक टाइप की स्ट्रेटजी चाहिए। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी? देखिए सिंपल सी मतलब होती है कि देखिए 2 तरीके होते हैं, 2 वेज होते हैं सिंपल। एक होता है अटैक होने से पहले, एक होता है मतलब अटैक होने के बाद। तो जो चीज अटैक होने से पहले किया जाता है ना, मतलब जो चीज बचने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रिवेंटिव, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में जो प्रिवेंशन के कर रहे हैं, जो चीज हम बचने के लिए कर रहे हैं। अब एक बार अगर आपके ऊपर साइबर अटैक हो गया तो उसके बाद तो हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो काफी लेट हो जाएगा बिकॉज हमारा सब बहुत सारा डेटा वहां से निकल चुका होगा, बहुत सारा फाइनेंशियल जो पैसे वगैरह है वो सब निकल चुके होंगे। तो हमें जितनी भी प्लानिंग करनी होती है, जितने भी हमें स्टेप्स लेने होते हैं, वो हमेशा अगर हम प्रिवेंटिव जो हमारा जो लेवल है उसके ऊपर अगर हम लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू जो पोस्ट वाला लेंगे, तो ठीक है। पोस्ट अटैक में ज्यादा फायदा नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा प्रिवेंटिव और रिएक्टिव जो साइबर सिक्योरिटी के स्ट्रेटजीज है वो भी जरूरत है हमें। लेकिन पॉइंट इज कि हमारे ग्लोबल लेवल पे ये सब अभी मिलती ही नहीं है, बहुत ज्यादा हाईली इल्यूसिव है। स्पेशली हमारा वर्ल्ड इतना ज्यादा हाइपर कनेक्टेड है, एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड टू वन अनदर। इसके कारण एवरी सिंगल थिंग इज एक्चुअली अवेलेबल है एट वन क्लिक ऑफ द माउस। तो पॉइंट इज कि जो हैकर्स है उनको भी ये चीज पता है, वो इस चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज प्रॉपर्ली यहां पर समझना होगा। देखिए एक तरफ हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं कि हमें डेटा को मैनेज करना है, डेटा को प्रोटेक्ट करना है, बट द पॉइंट इज कि अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे जो रैंसमवेयर्स हैं, जो यहाँ पर साइबर अटैक्स हैं, वो लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं, खुद को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। उसके कारण बहुत सारे सॉफ्ट टारगेट जो है जो कि यहाँ पर जो कि अवेलेबल है। सॉफ्ट टारगेट्स का मतलब क्या है? सॉफ्ट टारगेट सिंपल वर्ड्स में समझिए स्मॉल बिजनेसेस जो कि अपने आप को अपने जो डिफरेंट कंपनीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से फायरवॉल मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, अपने आसपास एक सिक्योरिटी का लेयर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, उन सबके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। और स्टैटिस्टिक्स तो ये बताते हैं कि हर 10 सेकंड के ऊपर एटलीस्ट एक अटैक हो जाता है, ठीक है, हमारे ग्लोबल लेवल पे।
ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो रैंसमवेयर, जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि मास्टरमाइंड्स हैं, जो कि डेटा थेफ्ट्स हैं, ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड करते जा रहे हैं। वो जो लगातार डेटा का जो बेसिकली मिसयूज है उसको कर रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को, और यहां तक कि कुछ कुछ तो गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ये सब चीजें समझनी होंगी। रिसेंटली एक न्यू स्कीम आया है, बेसिकली एक नया एक टाइप का टर्म आया है, दैट इज कॉल्ड एज रैंसमवेयर एज अ सर्विस स्कीम। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए ये एक ऐसा बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर माना जा रहा है कि बहुत सारे जो रैंसमवेयर, मतलब जो बहुत सारे जो डेटा चोर होते हैं, जो डेटा थीव्स होते हैं, वो लोग बेसिकली रैंसमवेयर को एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं। मतलब क्या है, वो उसको बेसिकली अपने एक टाइप के जो जितने भी डेवलपर्स वगैरह हैं, इसको बेसिकली इसको बिजनेस मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके, देखिए आप जाकर यहाँ पर सिंपली जॉब करते हैं, आप यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको कल को एक जॉब मिल सके। द पॉइंट इज उनका ये जॉब ही है कि वो सुबह उठते हैं, दे जस्ट गो एंड हैक अ पर्टिकुलर पर्सन्स कंप्यूटर, देन दे आस्क रैंसम फॉर इट, और जो बदले में जो पैसा मिलता है उसको अपने डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं। द पॉइंट इज कि ये शो करता है कि रैंसमवेयर जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एंड हम अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और बहुत जल्दी नहीं लेंगे तो ये सब चीजें बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे, पिछले 2 सालों के अंदर कोविड के कारण ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन इज वर्किंग फ्रॉम होम, राइट? अगर वो घर से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है जो वो यूज कर रहे हैं दैट इज ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन को अगर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, साइबर अटैक्स की जो पॉसिबिलिटीज है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वो और ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा ऑथर यहाँ पर एक चीज को और यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम हर चीज को उठा के अपने क्लाउड के ऊपर डाल देते हैं। आप अगर अपने फोन में देखेंगे, देखिए एवरी सिंगल थिंग इज ऑन द क्लाउड। कहीं ना कहीं आपने अपने सारी फोटोज को यहाँ पर क्लाउड के अंदर बैकअप किया होगा, अपने वीडियोज को किया होगा, अपने बहुत सारी इमेजेस को, अपने टेक्स्ट को, अपने ईमेल्स को, अपने कॉन्टेक्स्ट को, एवरी सिंगल थिंग यू मस्ट हैव बैक अपने मतलब उन सबका बैकअप बनाया होगा अपने क्लाउड के ऊपर। देखिए एक तरफ तो उसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये है कि कल को अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डायरेक्टली उसको क्लाउड से यूज कर सकते हैं। अगर आपके फोन से वो डिलीट भी हो जाए तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज उसका बैकफायर सोचिए, उसका एक नेगेटिव साइड सोचिए। वो ये है कि अगर किसी तरीके से आपके जो आपका फोन है, आपका जो लैपटॉप है, उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक होता है तो आपका जो क्लाउड स्पेस है कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और आपके जितने भी फोटोज, वीडियोज और जितने ये सब इमेजेस वगैरह हैं वो सब कहीं ना कहीं गलत पर्सन के हाथों में जा सकती है, राइट? तो ये यहाँ पर देखिए शो कर रहे हैं कि हर एक पर्सन को जो हम यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं ना, वो भी चीज यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज की बात की जाती है कि आइडेंटिटी एंड मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए यहाँ पर ये एक टाइप का तरीका होता है जिससे कि मालूम किया जाता है कि कहाँ से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहा है। बट देखिए ये तो हम यूज करते हैं बेसिकली साइबर अटैक को रोकने के लिए। बट द पॉइंट इज इसके अलावा जो साइबर मतलब अटैकर्स हैं वो लोग एपीटी अटैक करते हैं। इसका मतलब क्या है, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स करते हैं। इसका मतलब क्या है, लगातार एक जगह पे लगातार अटैक करते रहते हैं, बार बार अटैक करते रहते हैं। उसके कारण ये चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहां तक कि अभी के टाइम में तो डार्क वेब को यूज करके जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह हैं, जितने भी मास्टरमाइंड्स वगैरह हैं, वो लोग सेंसिटिव कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के अंदर भी घुस जाते हैं। और उस कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर घुसने के बाद जितने भी सेंसिटिव डेटा वगैरह है उसको डायरेक्टली वो हैक करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अभी के टाइम में हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एविडेंसेस है, बहुत सारे थाउजेंड्स लैक्स ऑफ एविडेंसेस प्रेजेंट है, बट इसके बावजूद अभी तक हम इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाए। और अगर अभी हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स वगैरह हैं जो लगातार बातचीत करते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि किसी के ऊपर यहाँ पे 100% क्लैरिटी नहीं है, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। हम यहाँ पे प्लानिंग्स बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि हम उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ यहाँ पर स्टेप्स ली गई हैं जो कि शो करते हैं कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज SASE, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर एक्सेस एंड सर्विस एज। ठीक है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि साइबर अटैक से हमें रिड्यूस कर सकता है हमारे रिस्क को। सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज CASB यानी कि क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, ये भी इसी तरीके का एक टाइप का रिड्यूस कर सकता है। थर्ड इज कॉल्ड एज SWG यानी कि सिक्योर वेब गेटवे। ठीक है, देखिए तीनों चीजों आपने देखा, ये तीनों एक टाइप की टेक्नोलॉजी का नाम है जो कि हमें साइबर सिक्योरिटी से बचने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा देयर इज अ मॉडल कॉल्ड एज जीरो ट्रस्ट मॉडल एंड देयर इज अ मॉडल कॉल्ड एज माइक्रो सेगमेंटेशन। देखिए माइक्रो सेगमेंटेशन को पहले समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप अपना जितना भी डेटा है आप सब सारे के सारे डेटा को एक जगह मत रखिए, छोटे छोटे डेटा को मतलब अलग अलग जगह पे रखिए, मतलब माइक्रो डेटा को रखिए और अलग अलग सेगमेंट्स में रखिए, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो अगर आपका एक पर्टिकुलर चीज पर अटैक होता भी है तो बाकी सब आपका सेफ रहेगा। सेकंड चीज कॉल्ड है जीरो ट्रस्ट मॉडल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड जीरो ट्रस्ट मॉडल? जीरो ट्रस्ट का मॉडल जो है सिंपली स्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह होता है उसके ऊपर काम करता है, जहां पर एक पर्टिकुलर पोस्ट या फिर एक पर्टिकुलर लिंक या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो या फिर इमेज एग्जैक्टली कहां से ओरिजिनेट हुआ है, किस पर्टिकुलर पर्सन ने उसे ओरिजिनेट किया है, उस चीज को पता करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके हैं जो कि आपको मतलब बेसिकली इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये सब साइबर सिक्योरिटी को मतलब बेसिकली पकड़ने के लिए काम आ सकते हैं। नाउ देखिए आपको क्या ये सब याद रखना है, आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है।
SASE, CASB, SWG, जीरो ट्रस्ट मॉडल, माइक्रो सेगमेंटेशन, ये सब किस चीज के काम है? ये सब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को से डील करने के लिए हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, आपको इसके डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज कि अभी ऑथर बोल रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है एक्चुअली। हमें हमेशा जो साइबर क्रिमिनल्स है उनसे 2 स्टेप आगे रहना होगा, बट ये चीज फिलहाल तो बिल्कुल भी तरीके से मतलब हमारे सामने नहीं आ रही है, इस चीज को हम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके कारण जो साइबर सिक्योरिटी है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूनिक चैलेंजेस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज को समझेंगे कि जो ऑथर है उनका कहना है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड मेथड्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स बनाओ जिससे कि आप साइबर सिक्योरिटी को रोक सको। बट यहाँ पर यूएसए जैसी कंट्रीज क्या करती हैं, वो सिर्फ एक बड़े इंपैक्ट के लिए वेट कर रही होती है कि हम जो हमारा पर्ल हार्बर टाइप स्ट्राइक होने वाला है हम उस चीज को रोक लेंगे। द पॉइंट इज कि उसको तो आप रोकेंगे तो ठीक है, तब उससे पहले तो आप बहुत सारे जो छोटे छोटे अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं, जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो स्मॉल गवर्नमेंट्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उन सब चीजों को रोकना भी तो जरूरी है ना। देखिए साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं यूएसए यहाँ पर डबल हैंड खेलता है। डबल हैंड खेलता है, एक तरफ यूएसए बोलता है कि हम इस अटैक्स को नहीं होने देंगे, बट सेकंड तरफ पे यूएसए खुद ही या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो खुद ही क्या करती है, साइबर जो यहाँ पर थ्रेट्स है उनको मिलिटराइज करके दूसरी कंट्री के अगेंस्ट यूज करती है। देख रहे हैं आप, ये अलग ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या होता है कि हम एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट यहाँ पे लगातार अटैक करते रहते हैं और कोई थर्ड पर्सन जो कि साइबर का जो क्रिमिनल होता है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर देता है और हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो लूज हो जाता है। हम अपने आप को बचा नहीं पाते, हम दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने के चक्कर में हमेशा अपना ही लूज कर लेते हैं, ठीक है, अपना ही लॉस कर लेते हैं। नाउ इस सिचुएशन को हमें यहाँ पर बहुत जल्दी रिवर्स करना होगा। इसके लिए ऑथर का यहाँ पर रिकमेंडेशन यह है कि हमें एक बहुत ही डिटेल स्टडी करनी होगी कि पिछले कुछ सालों के अंदर कौन कौन से लो लेवल, कौन कौन से मीडियम लेवल के कौन कौन से साइबर अटैक्स हुए हैं, एक्जैक्टली क्या क्या रीजन था और किस तरीके से हमने उसे सॉल्व किया। उसके बाद हमें एक बिलीफ रखना होगा कि जब भी बेसिकली डेटरेंस की बात आएगी, मतलब जब साइबर सिक्योरिटी को रोकने की बात आएगी, तो हमें ग्रैंड स्ट्रेटजी तो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत लॉन्ग टर्म हमें परफेक्ट प्लानिंग बनाना होगा तो हम बाद में बनाएंगे। पॉइंट की फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें जितने भी लो जो टेक्निकल कंपनीज है, जितने भी मीडियम कंपनीज हैं, जितने भी लो एंड मीडियम के रिस्क वगैरह के ऑपरेशंस वगैरह हैं, इन सब चीजों को रोकना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप बेस्ट के पीछे भाग रहे हैं उस चक्कर में आप गुड को यहां पर वो मत कर दीजिए, आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर मत कर दीजिए, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मतलब अगर आप यहाँ पे बेस्ट प्लान करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप जो छोटे छोटे जो प्लान्स हैं, जो गुड प्लान्स हैं, उनको आप सबसे पहले इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप वहां पर बेस्ट प्लान के ऊपर पहुंच पाएंगे। अगर आप बेस्ट प्लान्स के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी गुड प्लान को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यही ऑथर बोल रहे हैं कि आप एक बड़े अटैक होने से मतलब आप उसका वेट कर रहे हैं, आप लगातार उसका वेट कर रहे हैं, क्या वो आएगा तो आप उससे डील करेंगे। पॉइंट इज कि उससे पहले आप जो लगातार ये छोटे छोटे साइबर अटैक्स हो रहे हैं इस चीज को रोकने की कोशिश कीजिए। आपका इंफेसिस इस चीज पे होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने डेटा को प्रॉपर्ली बचा सकते हैं, किस तरीके से अपने डेटा को यहाँ पर डिफेंस कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन सबको डिफरेंट टाइप के वाइटल रोल्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली डिफेंस कर सके। अगर आप स्ट्रेटेजिक बेसिस पे देखेंगे, स्ट्रेटेजिक बेसिस पे ऑथर ये बोलते हैं कि हमें साइबर स्पेस का नेचर समझना होगा, एक्जैक्टली साइबर स्पेस कौन करता है, मतलब साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, एक्जैक्टली क्यों ये सब वो अटैक करते हैं, ठीक है। और ये सब हमें शॉर्ट टर्म में समझना होगा। और देखिए एक टेक्निकल साइड में ये भी बोला जाता है कि हमें कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग वगैरह है, प्लानिंग है, ट्रेनिंग है, उन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। हमें डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स बनाने होंगे ताकि सारे का सारा डेटा एक जगह पे ना हो, डेंस नेटवर्क्स नहीं बनाने होंगे, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे जहां पर एक ही क्लाउड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डेटा स्टोर किया जाए। तो पॉइंट इज कि बहुत सारे बैकअप रखना होगा ताकि अगर कोई हमारे डेटा को डिलीट कर भी दे तो हमारे पास डेटा रहे। द पॉइंट इज कि यहां पर हमें अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। जो भी हमारे सिक्योरिटी के ऑफिसर्स उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा ताकि वो इन सब चीजों से प्रॉपर्ली फाइट ऑफ कर सके, राइट। देखिए शॉर्ट टर्म में पॉइंट ये है कि हमें अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, हमें अपने गवर्नमेंट के सिस्टम के ऊपर, हमारी जो डिफरेंट टेक्निकल टीम है उनके ऊपर वो करना होगा, ट्रस्ट बनाना होगा। और साथ ही साथ हमें डिफरेंट टाइप के बैकअप प्लान्स बनाने होंगे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वगैरह लेने होंगे ताकि हम किस तरीके से बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को हम डील कर सकते हैं, उन सब चीजों का हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये चीजें डिसाइड करनी होगी कि एक्जैक्टली कौन कौन सी चीजें आप ऑनलाइन रखना चाहते हैं और कौन कौन सी चीजें आप ऑफलाइन रखना चाहते हैं। देखिए आपके पास जो बहुत ही ज्यादा सेफ डेटा होता है उसको आप कभी भी ऑनलाइन पे मत रखिए। ऑलवेज सेव देम ऑन द हार्ड डिस्क वगैरह जो होती हैं, जो भी डिजिटल जो चीजें होती हैं, जो कि हार्डवेयर होती है, उन सब के ऊपर रखिए। मैं आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। देखिए जो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग जो फेसबुक है, आपको पता है कि ये अपना डेटा कभी भी ऑनलाइन जो ऑनलाइन क्लाउड है उसके ऊपर स्टोर नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है, इसके ऊपर स्टोर नहीं करते हैं। अब देखेंगे कि एप्पल का जो होता है, एप्पल का अपना खुद का एक डेटा स्टोरेज रूम होता है, मतलब एक्चुअली रूम नहीं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर देयर आर लैक्स ऑफ डिफरेंट टाइप के बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क के अंदर वो डेटा स्टोर करके रखते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कभी भी अपने डेटा को क्लाउड के ऊपर नहीं रखती है, अपने डेटा को कभी भी ऑनलाइन स्टोर नहीं करती है, ठीक है। सो ये एक्चुअली शो करता है कि हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस चीज को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि किस चीजों को हमें ऑनलाइन रखना है और किस चीजों को हमें ऑफलाइन रखना है, ठीक है। इन सब चीजों को हमें लगातार चेक करते रहना है। इसके अलावा हमें कैपेसिटी बिल्डअप करने की जरूरत है। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज पे अटैक होता भी है तो हम बाकी चीजों को बचा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल दो डिफरेंट टाइप के मतलब प्लेसेस हैं और दोनों पे
आपने कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर किया हुआ है। मान लीजिए आपका ये स्टोर नंबर 1 है, स्टोर नंबर 2 है, मान लीजिए आपके स्टोर नंबर 1 के ऊपर डिजिटल अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेकंड वाले को बचा सको, ठीक है, सेकंड वाले का जितना डेटा है आप उस चीज को बचा सको। इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर कैपेसिटी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। सेकंड चीज ये है कि हमें डिफरेंट टाइप के जो साइबर अटैक्स होते हैं, जितने भी डिस्ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इन सबको रोकना होगा, ताकि जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के ऊपर प्रेशर ना बिल्ड हो, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर से जो भरोसा है लोगों का, वो भरोसा टूट ना जाए, ठीक है। तो ये जो प्रिवेंटिंग ऑफ द इरोजन ऑफ ट्रस्ट, जो हमारा भरोसा जो बच्चों मतलब जो लोगों का टूट रहा है ना, जो गवर्नमेंट के ऊपर से, इस चीज को रोकना, इसी को प्रिवेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसी चीज के लिए हमें यहाँ पर जो साइबर जो थ्रेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, उस चीज को प्रॉपर्ली यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डील करना होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको काफी डिटेल में ये चीज आपको चीजें समझ आ गई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए ये काफी छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पर ये शो किया था कि जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वहां पर हमारा बेसिकली डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्या है देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये स्पीच दिया और उन्होंने ये चीज बताया, स्टेटमेंट दिया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच गया। देखिए समझते हैं, देखिए पैंडेमिक जब आया था 2020 के मार्च के अंदर आया था, ठीक है, जब उसका पहला केस इंडिया के अंदर आया था। प्री पैंडेमिक लेवल मतलब मार्च 2020 से पहले, और पोस्ट पैंडेमिक का मतलब बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक एरा में तो हम अभी तक आए नहीं है, बेसिकली अभी हम पैंडेमिक एरा के अंदर ही चल रहे हैं, बिकॉज हम कोविड के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जितनी भी चीजें थी हमारी वो सबके सब जो पैंडेमिक जब से आया है तो हमारी प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में काफी सारा हमारा डेटा खराब हो गया है। मतलब देखिए जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट पहले काफी कम हुआ करता था, माना जाता है कि पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इट वाज जस्ट अराउंड मतलब 7% के आसपास हुआ करता था, वो चीज यहाँ पर इंक्रीज होकर हमारी अराउंड 20% के आसपास हो गई थी। मतलब इतने लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो ये सब डेटा जो है उसको हम वापस कोशिश कर रहे हैं फिर से प्री पैंडेमिक लेवल पे लाने की, मतलब ताकि जो हम पैंडेमिक से पहले जिस स्पीड से ग्रो कर रहे थे हम उसी स्पीड से फिर से ग्रो कर सके, ठीक है। तो रिसेंटली डेटा आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा आया उसने ये बोला है कि जो रिसेंट जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इट हैज डिक्रीज्ड, वो अराउंड 9% के आसपास आ चुका है। अगर आप कोविड की बात करेंगे, कोविड के टाइम में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 20% के आसपास पहुंच गया था, बट वो फिर से डिक्रीज होकर 9% के आसपास आ गया है। दैट इज द वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब इसके अलावा ये बोलते हैं कि और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटास वगैरह आए हुए, और ये सब के सब मतलब एक चीज शो करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हुई है, मतलब बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। देखिए सीएमआई नाम की एक बॉडी है जो कि एक मतलब डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिक्स और डेटा वगैरह प्रोवाइड करती है। उसने एक डेटा ये दिया है कि अप्रैल 2020 के अंदर, मतलब अप्रैल 2020 से पहले देखिए फरवरी 2020 के अंदर, यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल, देखिए मार्च 2020 के अंदर कोविड आया था, तो उससे पहले अगर आप बात करेंगे तो अराउंड 7.76% का हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोविड आ गया, मतलब सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी इट इंक्रीज टू अराउंड 23%, मतलब 7% से इंक्रीज होकर 23% पे, और फिर से यहाँ पर डिक्रीज होकर हम यहाँ पर 6.57% के आसपास आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हम फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं प्री पैंडेमिक लेवल मतलब जो एरा है वहां तक पहुंच गए। बट यहाँ पर ऑथर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ऑथर पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो हमारा लेबर मार्केट है, जो हमारे लोग जो है उनके ऊपर से डिस्ट्रेस सारा का सारा खत्म हो गया। सेकंड चीज, क्या ये चीज शो करता है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया है, जो हो गया है, क्या ये शो करता है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर बेसिकली एक्सपेंशन हो गया है, बेसिकली जो हमारी जॉब वगैरह है उसके अंदर एक्सपेंशन हो गया है। क्या ये जितने भी पैंडेमिक ने जितने भी डिफरेंट टाइप के स्कार्स वगैरह हमारे इकोनॉमी के ऊपर दिए थे, क्या उसने सब कुछ हील कर दिया? इन सब चीजों को हम अगले कुछ स्लाइड्स के ऊपर प्रॉपर्ली समझेंगे। देखिए एक चीज तो आपको समझनी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो ऐसा नहीं कि कोविड के कारण आ गई, ये कोविड से पहले भी था, ठीक है। ये चीजें तो आप भी जानते हैं कि कोविड के से पहले भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडिया के अंदर, एंड इट वाज अगर 7% के आसपास भी थी ना तब भी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और पेंडेमिक के कारण क्या हुआ है, कुछ फॉल्ट लाइन्स ऐसी थी जो कि और ज्यादा डीपन हो गई है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम जो कि कोविड से पहले चल रही थी वो चीज और ज्यादा इंक्रीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पर फैक्टर समझते हैं कि क्यों ये इंक्रीज हुई। पहला चीज यहाँ पर बोलता है कि कोविड के कारण जो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। मतलब ऐसे लोग जो कि सिंपली जो काम कर सकते थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड, ऑब्वियसली लॉकडाउन, ठीक है। और पर्सन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सब किया। मतलब जो पार्टिसिपेशन रेट था वही यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। जो लेबर फोर्स यानी कि जो लोग सब थे जो अपने जाकर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चीजों में पार्टिसिपेट करते वो उन्होंने नहीं किया। सेकंड चीज बोला गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज सिग्निफिकेंटली हायर अमंग द यूथ। अब जो यूथ है यानी कि स्पेशली जो 15 से 29 का एज ग्रुप है उसके बीच में माना जाता है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज मोर देन 22%। मतलब समझ इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हर 100 में से अराउंड 23 बंदा, देखिए 22.9 है, अराउंड हर 100 में से 23% इज अनएम्प्लॉयड, मतलब ही डज नॉट हैव अ जॉब, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है। थर्ड चीज देखिए बोला जा रहा है कि ऑल्दो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ मतलब बेरोजगारी हमारे यहाँ पर डिक्रीज हुई है, बट इसके बावजूद यहाँ पर देखा गया है, देखिए ऑल्दो हमारा लेबर फोर्स है उसके अंदर फॉर्मलाइजेशन हुआ है। मतलब आपको याद होगा हमने इकोनॉमिक सर्वे की जो डिस्कशन किया था उसके अंदर ये बात की थी कि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है और जो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। मतलब हमारी इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन
फॉर्मुलेशन हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर्मुलाइजेशन के अंदर आए। द पॉइंट इज कि फॉर्मुलाइजेशन के अंदर तो आ गए हैं, बट कैजुअलनेस अभी तक नहीं लोगों का किया है। कैजुअलनेस का मतलब क्या है, जो 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 बेसिकली उनको एम्प्लॉयमेंट मिला भी है ना, वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, वो उनको बहुत ही कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत ही शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म तक आप उनको इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको बहुत ही शॉर्ट टर्म का सिक्योरिटी मिला है, ठीक है। और जितने भी कैजुअल वेज लेबर्स होते हैं उनको कभी भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको बहुत ही कम बेनिफिट्स मिलते हैं, किसी भी टाइप के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फोर्थ चीज बोला गया है कि अगर आप हमारा अभी का पर कैपिटल इनकम देखेंगे, पर कैपिटल इनकम मतलब हर एक पर्सन कितना इनकम है, हर एक पर्सन कितना कमाता है, वो चीज बहुत ही कम है। और ये इतना कम पैसा है हमारा, हर एक पर्सन इतना कम कमाता है कि ये चीज बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही लॉजिकल है कि हर एक पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ जॉब करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। अब देखिए, अगर उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो कोशिश करेगा कि जो लेस प्रोडक्टिव जॉब्स है उसके अंदर भी काम करे, बट काम करे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक एमबीए का पर्सन, जो एक पर्सन जिसने एमबीए कर रखी है, कुछ पर्सन ऐसे जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने एमएससी कर रखी है, कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने बीटेक कर रखा है, दीज आर अप्लाइंग फॉर द सेम पोस्ट ऑफ एनटीपीसी। आपको रिसेंट एग्जांपल पता होगा, एनटीपीसी जो कि रेलवेज के अंदर है, इस एनटीपीसी के अंदर ये डायरेक्टली ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। सोचिए, एनटीपीसी का जो आपका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी देखेंगे, दैट सिंपली सेज कि कुछ पोस्ट यहाँ पर 10th के पास के लिए है, कुछ पोस्ट यहाँ पर 12th के पास के लिए, और कुछ यहाँ पर ग्रेजुएट्स के लिए, और कुछ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। द पॉइंट इज सिंपली 4 कैटेगरीज है, और इसके अंदर एमबीएज, पीएचडीज, एमएससीज, जो बीटेक एमटेक है, ये लोग यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने जॉब के पोटेंशियल, अपने स्किल के पोटेंशियल, उन्हें अगर जॉब नहीं मिल रही है, उसके कारण वो लगातार अपने आप को मतलब डाउन कर रहे हैं। जो भी जॉब उन्हें मिल रही है वो सिंपली उन्होंने वही करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ऑल्दो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज हो रहा है, बट जो हमारी जो लेबर मार्केट का डिस्ट्रेस है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के डिक्रीज होने का हम मतलब क्या समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, अगर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, मान लीजिए कि सबके सब यहाँ पर एमएससी करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सबके पास यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री है। द पॉइंट इज कि दे शुड गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, राइट। मान लीजिए कि सबको यहाँ पर 10 के 10 को यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रिसर्च वगैरह में जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ओके, प्रॉपर्ली यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो रही है। अब मान लीजिए कि 10 लोग सेम सिनेरियो देखते हैं। दूसरी चीज, अगेन 10 लोग जो एमएससी करके बैठे हुए हैं, द पॉइंट इज कि उनमें से मान लीजिए 2 लोग को यहाँ पर जो रिसर्च मतलब उसके अंदर मिल जाता है, सम 2 to 3 गेट्स एनटीपीसी का जॉब, सम 2 to 3 गेट्स एसएससी का जॉब। द पॉइंट इज कि देखिए यहाँ पर क्या ये चीज प्रॉपर्ली अनएम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखिए, ऑल्दो अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, बट एक पर्सन इसका जिसके स्किल्स यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस के अंदर थे, वो चीज सोचिए यहाँ पर एसएससी के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है या फिर डिफरेंट चीजों पर बैठा हुआ है। द पॉइंट इज कि जो हमारा लेबर मार्केट का डिस्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। ये देखिए, ये तो मैं तब भी आपको बहुत ही ज्यादा जो फॉर्मल चीजें हैं वो बता रहा हूँ। बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि एक पर्सन जो कि ग्रेजुएट है, ही इज नॉट ही हैज नॉट बीन एबल टू गेट एनी जॉब, उसके कारण उसको एग्रीकल्चर के अंदर आना पड़ रहा है, उसको मनरेगा के अंदर आना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लेबर जो एरियाज है जहाँ पर जो बहुत सारे रूरल एरियाज है, वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स वगैरह भी ऐसे हैं, बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी फिर से रिकवर कर रही है, हमारी जो सेकंड फेज था, जो सेकंड वेव था, उसके बाद हम फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये रिकवर कर रहे हैं तो मनरेगा के अंदर जो जॉब की डिमांड है वो इंक्रीज क्यों हो रही है। आपको याद होगा मनरेगा का एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है। मनरेगा बोलता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब की डिमांड कर सकते हैं। तो जॉब नहीं है इसलिए जॉब की डिमांड हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर जॉब की डिमांड हो रही है इसका मतलब क्या है, लोगों के पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है इसका मतलब है कि ऑल्दो हमारी इकोनॉमी यहाँ पर रिकवर कर रही है, बट स्टिल जो डिस्ट्रेस है ये अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया, एनटीपीसी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये इंडियन रेलवेज का एक पार्ट होता है। उसके अंदर यूपी एंड बिहार के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह होने स्टार्ट हो गए। क्यों प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं? बिकॉज एनटीपीसी का यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्वियसली स्टेप्स लिए गए हैं जो कि सही नहीं थे। एंड द पॉइंट इज कि जो भी उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई का जो मतलब जितने वैकेंसीज उन्होंने निकाली थी उसको प्रॉपर्ली वो लोग मतलब फिल नहीं कर रहे। उसके मिसमैच के कारण लोगों के अंदर जो गुस्सा है, बेसिकली जो लोगों के अंदर मतलब देखिए, लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है, लोगों को यहाँ पर पैसे चाहिए, लोगों को यहाँ पर एक टाइप का सोर्स ऑफ लिविंग चाहिए। बट पॉइंट इज अगर आप उनको सोर्स ऑफ लिविंग नहीं प्रोवाइड करोगे, आप उन्हें पैसे नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे। इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट यहाँ पर गलत है सही है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज कि प्रोटेस्ट सिग्निफाई क्या कर रहा है? प्रोटेस्ट ये सिग्निफाई कर रहा है दैट पीपल आर डेस्परेट टू हैव सम जॉब्स। लोगों को जॉब्स चाहिए, लोग अलग अलग चीजों के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि ये जो जितने भी जॉब वाली चीजें हैं उन सब चीजों को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ तो हमारी जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है, बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन बढ़ रहा है, रिजर्वेशन की डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लोगों को पता है कि अगर हमें किसी न किसी तरीके से जॉब करनी है तो हमें इस पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन का जो डिमांड है उसको सबसे पहले फुलफिल करना हो। इस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को हम मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का हो जाऊं, या फिर अगर मैं एक पर्टिकुलर कास्ट का हूं और मुझे रिजर्वेशन मिल जाए, तो हो सकता है कि मुझे जॉब मिल जाए। द पॉइंट इज कि रिजर्वेशन को यहाँ पर डायरेक्टली जॉब से यहाँ पर लिंक किया जा रहा है, इसलिए रिजर्वेशन के यहाँ पर जो डिमांड्स वगैरह वो इंक्रीज हो रही है। देखिए, पहले तो देखा जाता था कि जो रिजर्वेशन की डिमांड
डिमांड्स वगैरह होती थी वो सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में होती थी, पर देखा गया कि कुछ सालों से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो रिजर्वेशन की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन वही है कि हमारे यहाँ पर एडिक्वेटली रेम्यूनरेटिवली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हो नहीं पा रहा है। जो गवर्नमेंट है वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जॉब यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, उसके कारण ये वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज की तरह यहाँ पर इमर्ज हो रहा है और गवर्नमेंट को यहाँ पर कन्फ्रंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर इस आर्टिकल से ये चीज समझना है कि ऑल्दो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज हो रहा है बट जो हमारा जॉब ग्रोथ है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखिए लॉजिकल यही है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा मतलब बेरोजगारी इंक्रीज होगी तो सॉरी बेरोजगारी डिक्रीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, आई होप आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्रॉपर्ली समझ आ गए और जो पिछला आर्टिकल जो हमने बात की प्रॉपर्ली उसके बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।